कोई आपका साल वेस्ट नहीं होने वाला है। अगर आप एक साल दे के अपनी ड्रीम आईआईटी में पहुंच सकते हैं, जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसको अवॉइड करना है हमें। कई बच्चे उस 2 साल में कर लेते हैं, कई बच्चों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हम इंसान हैं, हर इंसान की एक अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एटीपी स्टार। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई 2026 में ड्रॉप लेने का सोचा है। Yes, you heard me right. This video is for dropper batch. ड्रॉपर बैच के लिए ये वीडियो है। उनके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करी है। यस, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर दिमाग में थॉट आ गया है कि ड्रॉप लेना है तो गाइज यू डिजर्व इट। आप लीजिए ड्रॉप, देयर इज नो हार्म इन इट। कोई आपका साल वेस्ट नहीं होने वाला है। ये साल या एक साल जो भी आपका टाइम है वो अच्छा ही जाएगा। अगर आप एक साल दे के अपनी ड्रीम आईआईटी में पहुंच सकते हैं तो यू डिजर्व इट। बस जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसको अवॉइड करना है हमें। मैं और टीचर्स की तरह आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने अपना ईयर वेस्ट कर दिया या आपने 2 साल अपने वेस्ट कर दिए। किसी ने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। कई बच्चे उस 2 साल में कर लेते हैं, कई बच्चों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हम इंसान हैं, हर इंसान की एक अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपके बहुत ही कॉमन डाउट्स जो बच्चों के होते हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कैसे प्रेशर को हैंडल करें, अपने ही पीयर को देखते हैं जब कॉलेज में जाके, उस चीज़ को अवॉइड करें, पेरेंटल प्रेशर, एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो विद सम स्ट्रैटेजीज फॉर केमिस्ट्री। यस, मैं तीनों फील्ड की जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें हर मंथ में करनी होगी सॉल्व, या फिर हमें वीकली या डेली वाइज पे हमें जो पढ़ाई करनी होगी, इस वीडियो में वो सब कुछ है। सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड फॉर श्योर आपका एक अपने आप से प्लान बन जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। ओके, सबसे बड़ा इशू जो बच्चों का होता है कि लाइक जब भी मैंने पढ़ाया है हमेशा बच्चे एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैम हम टाइम कैसे मैनेज करें। हाउ शुड वी मैनेज टाइम? यस, टाइम मैनेजमेंट करना एक आसान बात नहीं है। इट रिक्वायर सम प्लानिंग। आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आपने ड्रॉप लिया है मतलब आपकी स्कूलिंग नहीं है, आपके वो जो 7 to 8 आवर स्कूल के थे वो ख़त्म हो चुके हैं एंड यू हैव फुल 24 आवर। यस, आई एम सेइंग द फुल वर्ड 24 आवर क्योंकि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। उन 24 आवर्स में से अगर हम कुछ एक्स्ट्रा आवर्स निकाल दें, लाइक 8 आवर्स आपकी स्लीप है, यस आपको 7 to 8 आवर्स सोना ही चाहिए। और सम मिसलेनियस स्टफ यू आर डूइंग, ईटिंग एंड ऑल, वट एवर यू आर डूइंग। मैं एक टाइम जोन बता रही हूँ, 10 to 11 आवर्स। यस, 10 to 11 आवर्स की आपको स्टडी प्लान करना पड़ेगा, जिसमें आपकी क्लासेस भी इंक्लूड है। यस, अगर आप कहीं से ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कोई बैच ज्वाइन करा है तो इसमें आप लोगों की क्लासेस भी इंक्लूड है, जिसमें आप 2 से 3 घंटे क्लासेस भी ले रहे हैं। ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं और ऑफलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा सेव होता है क्योंकि आप लोग कम्यूट नहीं कर रहे हो। ऑफलाइन में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। आई सजेस्ट यू गाइज, इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप यू शुड टेक सम ऑनलाइन बैचेस। वी आर ऑल्सो रनिंग एन ऑनलाइन बैच कॉल्ड जीत बैच। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में दूंगी, तब तक बने रहिएगा। हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के जो भी हमारे टीचर्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से हैं। वी आर फ्रॉम आईआईटीज एंड बिट्स। वो सभी आपको इस जीत बैच में आपके ड्रीम आईआईटी तक पहुंचाएंगे, राइट? पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज टाइम। सो फॉर अ डे इफ़ यू हैव 10 to 11 आवर्स, वो आपका स्टडी टाइम होना चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग योर क्लासेस एज वेल, जिसमें से आपको सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम डिवाइड करना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, दिस इज ऑन डेली बेसिस। अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द डेली बेसिस। सो एटलीस्ट 2.5 to 3 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए, जिसमें आप 1 घंटा फिजिकल, 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को दे सकते हैं। जो मैं प्लान बता रही हूँ वो मेंस एडवांस लेवल तक का बता रही हूँ, मतलब नॉट जस्ट फॉर द मेन, एडवांस लेवल आईआईटी तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान बनाया है। या तो आप ये तीनों को फॉलो कीजिए कि मतलब आप
1 आवर फिजिकल, 45 मिनट्स ऑर्गेनिक या 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, या यू कैन फॉलो 2 एज वेल, कि आप कोई 2 पार्ट उठा रहे हैं केमिस्ट्री का जिसको आप इक्वल टाइम दे रहे हो, लाइक यू कैन हैव ईदर द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, या आप फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। ओके, आप ये फॉलो कर सकते हैं या आप तीनों को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही फ्रूटफुल रहता है, दोनों ही फ्रूटफुल रहता है। फिजिकल को ज़्यादा टाइम क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्विंग पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो उसको थोड़ा सा मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए। और यू कैन फॉलो द स्टफ ऑफ फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, कि आप दोनों को 1.5 आवर एंड 1.5 आवर दे रहे हो, दोनों को 1.5 आवर इधर भी दे रही हूँ। हाँ, इनऑर्गेनिक के टाइम में थोड़ा सा हमारे लिए वो बोरिंग पार्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू मेमोराइज अ लिटिल मोर इन दैट, तो वो थोड़ा कम कर सकते हो और बाकी के पार्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, डेली यू हैव टू टेक आउट 8 to 10 आवर्स फॉर योर स्टडी, जिसमें से आपका 2 to 3 आवर्स आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, ईदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, अगर अब जैसे मैंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डे, अगर मैं इसको मंथ वाइज डिवाइड करूँ, वीकली वाइज वी ऑल्सो हैव अ प्लान विच इज़ फॉर डिफरेंट स्टफ, तो अगर मैं इसको बात कर रही हूँ मंथली वाइज, तो हम बात करते हैं मई से स्टार्ट करते हैं। ओके, मई से स्टार्ट करना इज़ फाइन, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है तो वो तो और भी अच्छी बात है। फेज़ 1 की बात करूँ, मतलब हमारे मई टू जुलाई, मई जून जुलाई 3 पीरियड हो गए, अगस्त अक्टूबर नवंबर 3 हो गया, और उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी, उसके हिसाब से मैंने ये फेजेस को डिफाइन किया है। तो मई जुलाई में आपको क्या करना है, बेसिकली मेजर कंसर्न कहाँ आता है कि बच्चे बोलते हैं हमारे 11th के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो यस, आपको 12th में इशू आएगा ही आएगा। तो मैं ऐसे कुछ 11th के भी टॉपिक्स बताऊंगी, बट जस्ट वेट फॉर द वीडियो पार्ट। फर्स्ट, आपको मंथ में मई जुलाई तक, मतलब 3 से 4 महीने, आपको क्या करना है, आपको अपनी नोट्स क्लैरिटी चाहिए। यस, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास रिटन मटेरियल है फॉर एनी ऑफ द पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, वो आपके क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। आप एक ही सोर्स से फॉलो करना, ज़रूरी नहीं है आपको 5-6 टीचर फॉलो करने की ज़रूरत है एक ही सब्जेक्ट के लिए। यू कैन फॉलो 1 टीचर, और जो सही हो, जो आपको सही पढ़ा रहे हो, आप उनको फॉलो कीजिए। और अपने पहले नोट्स क्लैरिफाई कीजिए, आपके जो रिटन नोट्स हैं उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें अपनी थ्योरी का बेस बनाना चाहिए जो हमारा अच्छा होना चाहिए। सो वी हैव फर्स्ट नोट्स क्लैरिटी, उसके लिए नोट्स क्लैरिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यस, एनसीईआरटी ही केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की भगवान है, वो मेंस और एडवांस लेवल तक जाती है, तो एनसीईआरटी को फॉलो मत करना। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप में से कुछ तरह के बच्चे हैं जो बोर्ड लेवल में अच्छा कर गए हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनको एनसीईआरटी पहले से थोड़ी ज़्यादा आती है, तो ये उनका प्लस पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ, बेसिकली 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, कि जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी 2 साल, जिन्होंने थोड़ी बहुत की, बोर्ड्स लेवल तक की, और जिन्होंने बहुत अच्छी की बट कुछ नंबर से वो रह गए। इन तीनों स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। फॉर एग्जांपल, जिनके मार्क्स 10-15 परसेंटाइल से रह गए, वो 30-40% भी करेंगे तो उनका हो जाएगा। जिन्होंने बोर्ड्स लेवल तक की, उनको 50% तक समझना पड़ेगा, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं की, तो यस, कुछ कुछ आइडिया तो उनको भी होगा। ऐसा नहीं होता है कि क्लास में जो बच्चा जाता है वो कुछ नहीं पढ़ता है, कुछ तो आपके दिमाग में जाता ही है, तो उसके लिए 70-80% मेहनत होगी, और इतनी मेहनत करने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो पहला फेज जो मेरा मई टू जुलाई रहेगा, जिसमें आपकी नोट्स क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करना, जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, और यही एनसीईआरटी और नोट्स आपका बेस बनाएगी एडवांस के लिए। यस, नोट्स एंड एनसीईआरटी विल क्रिएट योर बेस फॉर एडवांस। बेस बनाने की बात कर रही हूँ, थ्योरी का बेस तो वही बनेगा जो हमारा मेंस से चला आएगा। नेक्स्ट फेज वी हैव अगस्त टू नवंबर में, जहाँ पे आपको एडवांस लेवल मास्टरी करनी पड़ेगी बाय यूजिंग PYQs एंड इंटर टॉपिक एप्लीकेशन। वंस यू आर क्लैरिफाइड विद योर थ्योरी पार्ट, जिसमें आपने जेईई मेंस के भी क्वेश्चन लगा लिए हैं, एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे हैं,
और नोट्स क्लैरिफाई भी हो गए आपके। नेक्स्ट लेवल में ये होना चाहिए कि आपका जेईई एडवांस लेवल में आप वो फेज में जा चुके हैं जहाँ पे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थ्रू PYQ। यस, यही फॉलो करो, बिल्कुल जिस तरह के फेज मैंने डिवाइड किया, अगर आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका फॉर श्योर IIT क्लियर्ड है। बट विद क्लैरिटी आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो जेईई एडवांस लेवल की मास्टरी आपको सेकंड फेज में शुरू करनी पड़ेगी, जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल के लगाने पड़ेंगे, उसी के PYQ लगाने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिसमें एक टॉपिक नहीं, कम से कम 3 से 4 टॉपिक का पूछ जाए। क्योंकि जेईई एडवांस का तो यही फंडा है ना, फंडा ही यही है कि वो क्या करता है, वो एक तो लैंग्वेज घुमाता है, दूसरी चीज़ वो एक क्वेश्चन में 3 से 4 टॉपिक इंक्लूड करता है। दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम जेईई एडवांस टू जेईई एंड मेंस, राइट? ओके, लास्ट फेज जिसमें हमारा जो लास्ट फेज है दिसंबर और जनवरी का फेज रहेगा, उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट उतने ज़्यादा आपका स्कोर बेटर होगा। जितना ज़्यादा आप उस माहौल को फील करोगे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, उतना ज़्यादा आप उस फेज को कम प्रेशर झेलोगे और उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन आप जैसे 3 घंटे का पेपर होता है आप लोगों का, तो आप ऑलरेडी वो 3 आवर का कॉन्सेप्ट पहले अपनी लाइफ में कर चुके हो, दे चुके हो, सेम प्रेशर के साथ कर पाओगे। तो वहाँ का जो 3 आवर जो हमारा मेन 3 आवर पेपर होगा ना, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। मेंस एंड एडवांस दोनों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कोई आपको इशू नहीं आएगा। सो प्लीज़ अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पे सिर्फ आप पेपर दे रहे हैं और कोई आसपास नहीं है। प्रॉपरली यू आर सिटिंग ऑन द टेबल और एनी प्लेस यू आर सिटिंग, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है कि स्टडी टेबल ही चाहिए। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, एक एग्ज़ाम का माहौल क्रिएट कीजिए कि सिर्फ आप, ये आपका फाइनल पेपर है। ऐसा समझिए कि वो आपका फाइनल पेपर होने वाला है, वैसे एग्ज़ाम को दीजिए। मोर दी मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड शॉर्ट नोट्स रिविजन एंड फाइनल ट्यूनिंग, बेसिकली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और जितना आपके वो, आपने बेसिकली क्या करना है, हर चैप्टर के एक एक पेज के या 2-2 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जैसे फिजिकल में तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ फार्मूलाज, तो उसमें कई सारा आपको दिखेंगे। तो एक हर चैप्टर के एंड में ना एक पेज बना लो जिसमें आपके सारे शॉर्ट नोट्स हैं। और ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से लोगे, उसकी कुछ वीकनेस होगी, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, अगर वो आप लेने जाओगे ना तो वो बहुत गलत है। अपने खुद के बनाना, किसी टीचर के भी शॉर्ट नोट्स मत लेना, अपने खुद के पॉइंट्स नोट डाउन करना कि जो आपको याद नहीं आ रहा था या जो आप फॉर्मूला भूल जाते हो या जिसकी डेरिवेशन आपको याद नहीं आ रही है, वो आप खुद बनाइए। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आपको शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं। मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स एंड आर फाइनल ट्यूनिंग। फाइनल ट्यूनिंग मतलब अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे और आपका स्कोर इनहांस होगा। यस, नाउ अब बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। मतलब मैंने अब तीनों पार्ट को डिफाइन करा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तीनों में आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रिसोर्सेज यूज करने हैं और कितना कितना टाइम देना है। आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। See over here we have our first topic, that is physical chemistry। तो physical chemistry में अगर हम बात करें बेसिक से एडवांस जाने की, जो हम बात करेंगे, हमारे कुछ टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम स्पेसिफिकली, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन एंड सरफेस केमिस्ट्री। अगर आप इनका देखो ना तो ये बेसिकली हमारे 11th के टॉपिक्स हैं। ये सब हमारे फिजिकल में तो 11th का पोर्शन ही हमारा मेजर पोर्शन बनता है। तो इन सभी टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस देना है। आई थिंक मोस्टली हमने कर ही लिए एक्सेप्ट 2-3 चैप्टर्स, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। येस, फॉर एडवांस लेवल दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन बना दे जिसमें आयनिक, थर्मो सबका यूज़ हो रहा हो, वैसे क्वेश्चन आते हैं। एडवांस के अगर आपको पता हो तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में वो और इक्विलिब्रियम जोड़ रहा है या थर्मोडायनेमिक्स जोड़ रहा है, वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फेज वाइज कैसे करना है, पहले फेज में जैसे मैंने आपको पहला फेज बताया था अपना मई से जुलाई, फिर हमारा था अगस्त टू अपना नवंबर, देन दिसंबर टू जनवरी। उसका वो फेज के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सब ट्रिप्स दिए आपको। पहले तो वही अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कीजिए। यस, फिजिकल में भी हमें थ्योरी पार्ट क्लियर करना होता है, डेरिवेशंस को समझना पड़ता है, जिनसे वो फॉर्मूले आए हैं उसको भी समझना होगा।
तो फॉर concept clarity read the notes first and then start with JEE main level problems like RC मुखर्जी या एन अवस्थी। तो सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के आप अपने नोट्स पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो उसको, फिर JEE मेन लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। मैं कह सकती हूँ कि 30-40% तो आप लोगों ने पहले से समझा होगा और अब उसका एक रिफ्रेश हो जाएगा, एक फ्रेश माइंड से आप करोगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर ये एक साल, वही मैंने बोला कि अगर आपने सोच लिया है ड्रॉप लेने का तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कर सकते हैं। बस हाँ, बस इस एक साल को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। तो आप बुक्स यूज कर सकते हो RC मुखर्जी एंड एन अवस्थी, आप ये सब बुक्स यूज कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फेज 2 में जहाँ पे हमारा बेसिकली एडवांस लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, तो आप प्रैक्टिस करिए मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स को, जैसे कि आयनिक सॉलिबिलिटी और इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन जो हमारे आते हैं। एंड सिंस कईयों ने तो PYQs पहले अटेम्प्ट किए होंगे, लाइक जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है ना, वो भी क्या करता है, वो PYQ लगा लेता है। तो क्या करो, PYQ को दोबारा दोबारा करो। यस, ऐसा मोमेंट आना चाहिए कि तुम्हें वो क्वेश्चन याद हो जाए। तुम्हें वो क्वेश्चन जब तक याद ना हो ना, तब तक अटेम्प्ट करो। 2 से 3 बार PYQ कर लो। एक टाइम पे PYQ करोगे तो वो पूरा तुम 3 मिनट का टाइम दोगे। दूसरी बार देखो कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे स्टेप होना था 1.5 मिनट में। तीसरी बार ये होना चाहिए कि तुम्हें वो आंसर याद हो गया। यस, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हें वो आंसर याद हो जाए। कभी क्वेश्चन सेम नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा कि वही क्वेश्चन उठ के आएगा, बट हाँ तुम्हें एक तरीका पता लग जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ लगाना है और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो रीडू PYQ फ्रॉम JEE एडवांस, टाइम बाउंड न्यूमेरिकल सेट करो, अपने लिए एक टाइम सेट करो कि तुम्हें ये 20 क्वेश्चन तुम्हें 40 मिनट में करने हैं, उतना टाइम सेट करो और एग्जाम की तरह करो। एक एडवांस टिप देती हूँ कि कोशिश करो जब एडवांस के लिए जब पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन को एक बार याद कर लो और उससे फॉर्मूला निकालो। डेरिवेशन अब मेंस लेवल नहीं है, एडवांस लेवल में डेरिवेशन काम की है, डेरिवेशन को हमें समझना पड़ेगा, तो उनको आपको डिराइव करके फॉर्मूला याद करना होगा। ग्राफ्स, जितने भी हमारे ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं एडवांस में, तो वो भी फोकस में होने चाहिए। एडवांस बुक लाइक P बहादुर, एडवांस न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बाय SK कुंद्रा, आप ये सब बुक्स यूज कर सकते हो फॉर टफ न्यूमेरिकल्स। मैं एक सच बोलती हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आया है तुम्हें, तो तुम्हें बहुत टफ क्वेश्चन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फॉर केमिस्ट्री। यस, फॉर केमिस्ट्री बहुत टफ क्वेश्चन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 3 से 4 टॉपिक को जो वो रिलेट करता है ना, तुम्हें भी वो रिलेट करना आना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, टॉपिक की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, बेसिक समझना आना चाहिए और वो क्या पूछना चाह रहा है बस वो लिखो। एज केमिस्ट्री में हर चीज़ लिंक्ड है, बस उतना। बहुत ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत नहीं होती है कि फिजिक्स जैसा या मैथ्स जैसा टफ हो सकता है पेपर। ऑल्दो पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, इस बार केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ आया था, बट ये भी नहीं था कि बच्चे उसे अटेम्प्ट नहीं कर सके। बस 1-2 क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं हुए, वो बाउंसर चले गए, तो तुम लोगों ने ये सोच लिया कि पूरा पेपर टफ है। एक्चुअल में पेपर इतना टफ नहीं था। न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो। यस, अगर एडवांस लेवल के लिए पेपर दे रहे हो तो न्यूमेरिकल हमारा गेम चेंजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि कई बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, वो छोड़ के आ जाते हैं कि डर से कि इसका तो एक आंसर है, हम गलत ना दे दें। तो न्यूमेरिकल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अचीव करना है पेपर में। मूविंग ऑन, ऑर्गेनिक, यस द फेवरेट, माई फेवरेट टू। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, तो जो कोर है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। जो हमारा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, कार्बोनिल्स, अमीन्स, जितनी भी अभी नेम रिएक्शन है, रिएजेंट्स, एरोमेटिक्स एंड बायोमोलिक्यूल। यस, बायोमोलिक्यूल मत भूलना, बायोमोलिक्यूल छोड़ोगे तो एक क्वेश्चन गवाओगे अपना। फेज वाइज फोकस करें तो पहले फेज में जहाँ पे हमारे नोट्स क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम करना। बेसिकली अपना जितना भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, जैसे इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी एप्लीकेशन जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, उस पर ज़्यादा काम करना, क्योंकि उससे रिलेट करके ही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म, यस, क्लास 12 शुरू होने से पहले एक रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक सिखाया जाता है जेई में, जो एनसीईआरटी में एक अलग पार्ट नहीं है, वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का ही पार्ट है। तो उस मैकेनिज्म को समझ लेना। देखो, रिएक्शन 2 तरह की हमारे पास पूछी जाती है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। उससे ज़्यादा जो पूछता है वो बहुत ईजी होती है, जो तुम खुद डायरेक्ट बता सकते हो, जैसे एडिशन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को समझ लेना, अच्छे से समझ लेना।
अगेन द बेस्ट बुक वी हैव एंड यू गाइस अवेयर ऑफ इट, MS चौहान लेवल 1 जो हमारा मेंस लेवल है उसको तो अटेम्प्ट कर लेना। देखो उसमें भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं MS चौहान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे तो वो सफिशियंट होगा। नेक्स्ट, फोकस ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड MCQs एडवांस लेवल प्रॉब्लम, वही जो हमारा फेज 2 में आना चाहिए। आपको अपना लेवल अप करना है और एडवांस लेवल तक पहुंचना है एंड अपना मैकेनिज्म क्लियर रखना है। अब मेंस की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैकेनिज्म बेस पूछे जाएंगे, तो वहां पे गड़बड़ मत करना। अब तो मैकेनिज्म पे काम करना ही पड़ेगा, और एक बार मैकेनिज्म समझ आ जाए ना तो फिर आगे की प्रॉब्लम नहीं होती है। सॉल्व फुल ऑर्गेनिक कन्वर्जन पैसेजेस एंड जेईई एडवांस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारा वो चेन रिएक्शंस होती है, मल्टीपल रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही अपना ऑर्गेनिक में आता है, तो उसको करना मत भूलना है। अब लोग क्या करते हैं, वीडियो बना लेते हैं नेम रिएक्शन करके। अब मेन नेम रिएक्शन तो कर लिए, रिएजेंट भूल गए, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, जो बेसिक फर्स्ट 2 स्टेप्स है वहां पे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, तो आगे की नेम रिएक्शन का फायदा क्या है। तो हमें हर रिएजेंट और हर तरह की रिएक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। ग्रुप ऑल रिएक्शन या तो चैप्टर वाइज या अपना टॉपिक वाइज कर सकते हो कि लाइक एक तरीका होता है कि आपने ले लिया अल्कोहल चैप्टर, और अल्कोहल का चैप्टर है मतलब या तो उसका प्रिपरेशन होगा या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी, उसका एक फ्लो चार्ट बना लिया, या तो इट्स प्रिपरेशन या फिर इट्स की प्रॉपर्टीज। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप टॉपिक वाइज कर दो कि लाइक इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या इसमें हमारा एलिमिनेशन हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है, उसके हिसाब से कर दो। मैं प्रेफर करूंगी चैप्टर वाइज, वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए बनाना भी और उसको समझना भी। यस दैट्स व्हाट आई हैव सेड। ग्रुप सिमिलर रिएक्शन जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या उसको रिवाइज करो। मेक योर ओन रिएजेंट प्रॉपर्टी फ्लैश कार्ड्स, ये जो चीज़ है ना, ये लिखना तो बहुत आसान है, मैंने भी लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ, उसमें दो राय की बात ही नहीं है, दो राय नहीं क्या बोल दी मैंने, दो कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। यस फ्लैश कार्ड बनाने ज़रूरी होते हैं, बट बच्चे बनाते नहीं है, उनको ये काम बहुत ही फैंसी लगता है कि ये सब हम नहीं करेंगे एंड ऑल। पर हाँ, जितना आपके सामने वो रिएजेंट या रिएक्शन आपको दिख रही है ना, उतना ज़्यादा आपको वो दिमाग में रहेगी। तो हो सके तो फ्लैश कार्ड में बनाओ, सिंपल पेज पे लिख लो, एक चार्ट मतलब एक नॉर्मल एक पीस ऑफ अपना रजिस्टर का एक बड़ा वाला पेपर ले लो, वहाँ पे लिख लो, चल जाएगा काम। फैंसी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? IUPAC से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, प्रोडक्ट समझेंगे और मैकेनिज्म, ये चेन हमेशा फॉलो करनी है। IUPAC मतलब उस कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, रिएक्शन कौन से टाइप की है, प्रोडक्ट कौन सा टाइप का बन रहा है और किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, यही IUPAC रिएक्शन, प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म, यही आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं अपना इनऑर्गेनिक पे। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यस, पीरियोडिक टेबल जो फर्स्ट लेवल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मैं केमिकल बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक में लिख रही हूँ, पर ये एक्चुअली किसका पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में भी आएगा। तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, अपना DNF ब्लॉक और P ब्लॉक भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को मैंने लीस्ट प्रायोरिटी रखा है क्योंकि वो बहुत ही कम बच्चों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जिसको अच्छे से रिवाइज हो जाए। और जेई वालों की बात करें तो तुम्हें ज़्यादा याद करने की प्रैक्टिस होती भी नहीं है। नीट हैज़ इसमें एक प्लस पॉइंट होता है बिकॉज उनका मेमोराइजिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है बाय डूइंग बायो एज वेल, तो उनके लिए वो चीज़ अच्छा है। बट अगर आपकी भी ये एक प्रॉपर्टी है तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर आप मतलब ये आपकी अगर क्वालिटी है कि आप याद कर पा रहे हो तो ये एक अच्छी प्लस पॉइंट क्वालिटी है आपकी। फेज वाइज फोकस वही अब यस, इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT भगवान है ही, NCERT सेंट्रिक लर्निंग होनी चाहिए, लर्न लाइन बाय लाइन, जितना लर्न कर सको पढ़ सको। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हम एक बार पढ़ लेंगे एंड में और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक NCERT 3 से 4 बार ना पढ़ी हो ना तब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगी। और एक इनऑर्गेनिक का प्लस पॉइंट बताती हूँ, या तो क्वेश्चन होगा ही नहीं या क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। यस अगर मेन ग्रुप की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जिसमें सिर्फ हमें बताना है या ऑर्डर बताना है, या तो वो क्वेश्चन होने ही नहीं वाला है तुमसे, या वो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। इतना ही होता है इनऑर्गेनिक का, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे।
एडवांस असर्शन रीजनिंग अगर तुम देखो इनऑर्गेनिक में तो वो ज़्यादातर असर्शन रीजनिंग के बेस में ज़्यादा पूछता है, या फिर इंटीजर टाइप या मैट्रिक्स टाइप में वो ज़्यादा इनऑर्गेनिक को इन्वॉल्व करता है, तो उस तरह के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। 15 साल पुराने पेपर करने ही करने हैं इनऑर्गेनिक के, और फ्लैश कार्ड्स जो तुम नहीं बनाते हो उसको बना लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बना देता है ये। डिटेल में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, अपना CFT और MOT एंड ऑल को समझ लेना। CFT और VBD ज़्यादा आता है उससे। एक्सेप्शन और ट्रेंड को सबसे आखिरी में समझना कि कहीं तुम भूल ना जाओ, तो वो एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स हमारे लास्ट पार्ट में होने चाहिए। दिस इज ऑल वी हैव फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आई होप कई चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही होगी। बुक्स के बारे में अगर मैंने यहाँ बुक्स नहीं लिखी है, ऑर्गेनिक में तो लिख दी थी, जैसे आप यहाँ पे बुक प्रेफर कर सकते हो, VK जायसवाल प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आप JD ली भी प्रेफर कर सकते हो, पर ये थोड़ी बाय सुदर्शन गुहा एक करके बुक आती है, 2 तरह की है, JD ली बाय सुदर्शन गुहा, या आप OP टंडन भी कर सकते हो। बट थ्योरी के लिए मैं बोलूँगी NCERT और जो आपके नोट्स होंगे ना वो सफिशिएंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। इफ़ यू वांट सम मोर इम्पॉर्टेंट नोट्स, या अगर आपको और इन्फॉर्मेशन अच्छी चाहिए तो यू कैन जॉइन माय बैच। मैं जीत बैच ले रही हूँ अभी ATP स्टार में। वहाँ पे मैं डिटेल में मैं अपने नोट्स जो मैंने कई बुक्स वगैरह और वीडियोस से बनाए हुए हैं यूजिंग NCERT एज वेल, वो मैं नोट्स बच्चों को देती हूँ। मैं सिर्फ लिखवाती नहीं, मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हूँ, आई एम डूइंग द थ्योरी एज वेल एज द सॉल्विंग पार्ट। तो आप यू कैन जॉइन आवर बैच, मैं उसकी डिटेल बाद में दूंगी। पहले बात कर लेते हैं वीकली प्लान के बारे में। तो एक तो हो गया अपने पास डेली प्लान, एक हो गया मंथली प्लान जो हमें ये फॉलो करना है। एक होता है वीकली प्लान कि भाई हम कैसे मंडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैनेज करें। तो ये जो प्लान है ना, ये मैं बोलूँगी नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। मैं ये सबके लिए अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ। जिसको लग जाए स्ट्रैटेजी, जिसकी काम आ जाए वो कर लेना, अदरवाइज यू कैन फॉलो द डेली एंड द मंथली प्लान, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मैंने एंड में इसीलिए रखा था। तो मंडे थर्सडे में जैसे अपना थ्योरी पढ़ो, DPP सॉल्व करो फॉर एनी 2 टॉपिक, स्प्लिट बाय फिजिकल इनऑर्गेनिक, वही जो मैंने सिखाया था शुरू में कि 2 टॉपिक ले लो कोई भी। अपने PYQ सेशन रखो, JEE एडवांस स्टाइल में रखो। सैटरडे अगर करना है तो यूल हैव द मिक्स चैप्टर टेस्ट, जिसमें वही एक टॉपिक कोई इनऑर्गेनिक का ले लिया, ऑर्गेनिक का ले लिया, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। मेंस प्लस एडवांस मिक्स। संडे अपना फुल केमिस्ट्री टेस्ट। हाँ, अब ये याद रखना कि तुम्हारे लिए कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है। दिस इज द हार्श ट्रुथ। 1 साल की मेहनत कर लोगे तो आगे तक पहुंच जाओगे। 1 साल भी तुमने, जो तुम्हारा ये स्टेप बैक आया है ना, अगर तुमने इस स्टेप बैक में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो तुम 4 स्टेप आगे तक चले जाओगे, ये समझ लो। सो प्लीज गाइस, टेक दिस ईयर वेरी सीरियसली। फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, बट आपको डिसेंटली अपना काम करते रहना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क से बेटर वर्ड मैं यूज़ करती हूँ एक्चुअली, अब स्मार्ट वर्क करना है, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है, रेस्ट भी करना है अपना। अगर तुम्हें लगता है थोड़ा बहुत आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कभी बाहर निकल के तुम खेल सकते हो, प्लीज़ ऐसा अपने आप को बाउंड मत करो। बाउंड करने के लिए मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। आई हैव बीन टू दैट फेस, आई हैव बीन टू द सेम थिंग, तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। जा सकते हो, लगता है कि बाहर अगर थोड़ा फ्रेंड से मिलना है या अपनी फैमिली के साथ करना है तो वो भी सब अलाउड है, ठीक है, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है। ये अगेन मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल है। अगर जिसको लगा कि ये आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो कर लेना, अदरवाइज कैन फॉलो द डेली एंड मंथली प्लान। नेक्स्ट बात करें तो अगर मैं फोकस बात करूँ, JEE एडवांस लेवल फोकस, तो प्लीज़ अपना अप्रैल टू अगस्त थोड़ा टॉपिक वाइज JEE एडवांस क्वेश्चन या JEE मेन प्रेप कर लेना। सितंबर वीक ऑनवर्ड्स वीकली एडवांस पैटर्न रखना ही रखना। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लीज़ गाइस इसको अच्छा कर लो, ये अच्छा कर लोगे तो तुम्हारा एडवांस लेवल या एडवांस का स्कोर बढ़ने वाला है। पैराग्राफ, मैट्रिक्स बेस्ड, असर्शन रीजन, ये टाइप होना चाहिए। एक अच्छी सीरीज आप ले सकते हो, टेस्ट सीरीज अच्छी ले सकते हो, वी ऑल्सो प्रोवाइड गुड टेस्ट सीरीज, आप वहाँ से भी ले सकते हो। टफ क्वेश्चंस को ट्राई करो और एक टफ जर्नल बनाओ, मतलब एक ऐसी अपनी ना एक शीट बना लो
जहाँ पे तुम सब कुछ लिख रहे हो उसके बारे में कि लाइक ये वाला क्वेश्चन ऐसे हुआ है, या फॉर एग्जांपल तुमने एक फिजिकल की शीट बना ली है, एक रजिस्टर बना लो, कॉपी कॉपी बना लो, रजिस्टर बना लो, और उसमें अपने सारे फिजिकल के वो वाले क्वेश्चन लिख लो जो तुम्हें लगे थे कि हाँ दिस वाज समथिंग विच टुक टाइम, जिसमें मेरा दिमाग ज़्यादा चला है, तो उसको एक अलग से कॉपी में लिख लो। यस जो हम बात कर रहे हैं जीत बैच की, यस वी हैव स्टार्टेड आवर जीत बैच, जो अभी रनिंग में भी है, जो चल भी रहा है। दिस इज लाइक हमारा इसमें क्या है कि वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द कंप्लीट 11th एंड 12th कोर्स बेसिस टू द एडवांस। डुअल लर्निंग प्रोग्राम है हमारा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे पास, यहाँ पे 11th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एंड लाइव क्लासेस चल रही है क्लास 12th की। तो अगर आपको लगता है कि आपका 11th सही सही था बट 12th में गड़बड़ हो गई है, तो यू कैन टेक द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ 11th एंड लाइव क्लासेस में हम 12th की भी बात करते हैं और कोई 11th के भी टॉपिक उठा लेते हैं। 11 टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन रहता है, तो वो भी हम करते हैं। वी हैव 1000+ लाइव सेशंस एंड इसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं बच्चों के साथ। पर्सनल प्लानिंग है, 24/7 डाउट सॉल्विंग हमेशा रहेगा हमारा, एंड वी हैव टॉप IITians एंड बिट्स पिलानी फैकल्टी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव। मैं इतना ही क्रिस्प तरीके से आप लोगों को बताना चाहती थी। स्ट्रैटेजी तो हर कोई लिख देता है लाइक कि ऐसे फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो। मैंने एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रैटेजीज बताने की कोशिश की है। जब मैं एक स्टूडेंट थी तब मैंने क्या फेस किया था, जब मैं उस दुविधा में थी कि वेदर शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट, कि मेरे दोस्त मुझसे एक लेवल आगे चले जाएंगे, मेरे पेरेंट्स का मुझ पर प्रेशर रहेगा कि लाइक अगले साल करना ही करना है, और मेरा खुद का भी एक सेल्फ मोटिवेशन कि हाँ मुझे अगले साल एक पेपर क्लियर करना ही है। तो आप लोग भी ये सब कर सकते हो अगर आप इस साल को सीरियसली ले लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू टॉक टू अस, अगर आपको बात करनी है, सो प्लीज़ लेट अस नो। वी आर अटैचिंग अ हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल कीजिए एंड you can talk to any of the teacher. We have 3 teachers, like I'm teaching chemistry, Yashpal sir teaches maths, Virat sir teaches physics, Vineet sir is always there for the mentorship thing. आप उनको भी contact कर सकते हो, but keep in mind कि आप अपना साल अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट। प्लीज़ प्लीज़ गाइज कर दो, निकाल लो, हर अपना अपना गोल अचीव कर लो और अपनी ड्रीम IIT में पहुंच जाओ। Thank you so much and have a great day.